हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। बहुत सारे कमेंट आने के बाद फाइनली हम 10th क्लास एनसीईआरटी की 10th क्लास से लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से इंडिया में अंग्रेज़ों ने अपनी कॉलोनी जो है वो यानी कि उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, किस तरह से भारत को उसने अपना उपनिवेश बनाया और किस तरह से भारत का एक्सप्लॉयटेशन वो करता है। यहाँ पर हम बहुत से मुद्दों को जानेंगे। यहाँ हम मेडिवल इंडिया के टाइम की सभी घटनाओं के विषय में जानेंगे, एक से एक जुड़े हुए सभी तथ्य आएंगे। और जो भी स्टूडेंट HTET, CTET, RTET आदि टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये चैप्टर बेनिफिशियल है। तो ज़्यादा समय कंज्यूम न करते हुए आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। क्या कहा गया है तो देखते हैं। इंडिया was called a golden bird as it was a prosperous country in the world and its wealth always attracted invaders। तो यहाँ बताया गया कि उसकी जो ऐश्वर्यता थी, उसका धन धान्य था, वो हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को, इन्वेडर्स को आकर्षित करता रहा है। तो देखिए, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत विश्व का एक समृद्ध देश था जिस पर विदेशियों की गिर्द की तरह नजरें लगी रहती थी। आगे बताया गया है, फॉरेनर्स केम हेयर अट्रैक्टेड बाय इट्स प्रॉस्पेरिटी। और यहाँ बताया गया है कि इसकी समृद्धि से ललायित होकर, लालच में आकर के विदेशी यहाँ हमेशा आते रहे हैं। द ब्रिटिश वर आल्सो अमोंग दीज फॉरेनर्स। और इन्हीं विदेशियों में से ब्रिटिश भी एक हुए हैं, यानी जिन्हें हम अंग्रेज कहते हैं। इन 16 AD ग्रीडी मर्चेंट्स ऑफ ब्रिटेन जॉइंटली फॉर्म्ड ए कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया। बताया गया है 1600 ईस्वी में ब्रिटेन के लालची व्यापारियों ने संयुक्त रूप से एक कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर भारत से व्यापार की शुरुआत की। तो भारत से व्यापार की शुरुआत करते हैं सबसे पहले वो लोभ में आकर के, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल instability of India in the 18th century, these greedy merchants become political powers। तो यहाँ क्या बताया गया है, 18वीं सदी में भारत की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए, 18वीं सदी में जब हमारे देश में छोटे बड़े रियासतें आपस में लड़ रहे थे अपने अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, तो उस अस्थिरता का फायदा उठाते हुए इन व्यापारियों ने राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। इवन आफ्टर बिकमिंग ए पॉलिटिकल पावर, द ग्रीड ऑफ द कंपनी डिड नॉट गो डाउन बट इट इंक्रीज्ड डे बाय डे। तो यहाँ आगे भी बताया गया है, एंड द कंपनी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग विलेजेस एंड सिटीज, रिच एंड पुअर, लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स, किंग्स एंड सब्जेक्ट्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, मर्चेंट्स एंड आर्टिसियंस इक्वली। तो यहाँ बताया इक्वली इनको लूटपाट करते थे। तो राजनीतिक सत्ता बनने पर भी कंपनी का लालच कम नहीं हुआ, बल्कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और कंपनी ने गांव, शहर, अमीर गरीब, जमींदार, किसान, राजा प्रजा, हिंदू मुस्लिम, व्यापारी और कारीगर सब का समान रूप से शोषण करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर किसी को नहीं बख्शा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इन वट एवर पार्ट ऑफ इंडिया दैट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म रीच्ड, स्ट्रगल्स, रिबेल्शंस एंड एगिटेशंस स्टार्टेड अगेंस्ट इट। तो यहाँ आगे क्या होता है इनकी इस पॉलिसी की वजह से, तो वो हम देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत के जिस भी हिस्से में पहुंचा, उसी हिस्से में उसके खिलाफ संघर्ष हुए, विद्रोह हुए और आंदोलन भी शुरू हो गए।
तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो उनके खिलाफ खड़े होते हैं। फॉरेस्ट डिवेलपर्स, मॉन्क्स, रूलर्स, सब्जेक्ट्स, आर्टिसियंस, फार्मर्स वर ऑल सफरिंग फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड देयर एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज। तो यहाँ बताया गया है आगे, वनवासी, सन्यासी, राजा, प्रजा, कारीगर, किसान सभी अंग्रेजी शासन और उनकी शोषणकारी नीतियों से परेशान थे। तो ये बात भी ठीक है, तो विरोध तो होना ही था। आगे क्या बताया है देखते हैं। द प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी बाय द ब्रिटिश एंड अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन इंडियन religion and culture also led to deep discontent against the British। तो यहाँ क्या बताया गया है कि अंग्रेजों के ईसाई मत के प्रचार और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में अनावश्यक हस्तक्षेप से भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष यानी कि विरोध जो है वो और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था और असंतोष उत्पन्न हो रहा था। As a result of this discontent, many mass movements against British rule arose among Indians, which are described as follows। तो बताया गया है, इसी असंतोष के परिणाम स्वरूप भारतीयों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई जन आंदोलन खड़े हुए, जिनका वर्णन हम आगे चलकर निम्न प्रकार से करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक भूमिका तैयार की गई है कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और वो भारत में आने के बाद किस तरह से भारत के प्रत्येक तबके का, प्रत्येक क्षेत्र का, प्रत्येक दृश्य, जहाँ भी जो भी राज्य है या राजा है या उनमें रहने वाले किसान हैं, कारीगर है, उन सब का किस तरह से वो शोषण करते हैं, ये एक भूमिका तैयार की गई है। और एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हैं और बहुत बड़े आंदोलन तक शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, इसी में हम पहला जो देखते हैं तो हमारे भारत के मध्यकालीन समय में सबसे पहले अगर कोई सबसे बड़ी क्रांति या मूवमेंट कहें तो वो 1857 की हुई है। अगर इस समय भारत में एक साथ ये क्रांति हो जाती तो शायद अंग्रेज उसी समय भारत को छोड़कर भाग खड़े होते। तो देखिए, स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म बिफोर 1857 एडी। तो यहाँ पर देखिए 1857 ईस्वी से पूर्व का साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष, इसके विषय में हम जानते हैं क्या कहा गया है। आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एडी एंड बक्सर इन 1764 टू 65 AD, the British became a political power from a commercial power। बताया गया है 1757 ईस्वी में प्लासी और 1764-65 में बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेज व्यापारिक सत्ता से राजनीतिक सत्ता में बदल गए। आफ्टर दिस, इसके बाद देयर वाज कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म but there was not a single year and not a single region in India where there was no fierce opposition to British power and imperialism। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। इसके बाद निरंतर अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ, परंतु भारत में एक भी वर्ष या एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां अंग्रेजी सत्ता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का घोर विरोध न हुआ हो। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। देयर वर अबाउट 100 रिवोल्ट्स बिटवीन 1757 एडी एंड 1857 एडी। पूरे 100 साल की सेंचुरी यहाँ बताई गई है। तो इस शताब्दी में एक भी मतलब यहाँ बताया गया है कि लगभग बहुत सारे 100 सैकड़ों यहाँ पर रिवोल्ट्स होते हैं, विरोध होते हैं, उनका विद्रोह होता है, ये बताया गया है। बिटवीन
1763 between 1763 to 1800 AD. Between 1763 to 1800 AD, the sannyasis fought against the British power while singing वंदे मातरम। बताया जा रहा है यहाँ पर 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच वंदे मातरम का रणनाद क्या होता है, गान करते हुए, गाते हुए वंदे मातरम करते हुए सन्यासियों ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है। आफ्टर दिस स्ट्रगल द ट्राइबल्स संथाल, कोल, खासी, चौर, अहोम, वेवर्स, artisans, farmers, native rulers fought a long and continuous battle against British imperialism to free their motherland from the invaders, which culminated in the Great National Struggle of 1857 AD। बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से यहाँ डिफाइन किया है। इस संघर्ष के बाद तो अपनी मातृभूमि को आक्रांता क्या होते हैं, जो बाहर से आते हैं, अटैक करते हैं, लूटते हैं, उनसे मुक्त कराने के लिए आदिवासियों, संथाल, कोल, खासी, चुआर और अहोम, बुनकरों तथा कारीगरों, किसानों, देसी राजाओं ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लंबा और सतत संघर्ष किया, जिसकी चरम परिणति 1857 ईस्वी के मध्य या 1857 के ईस्वी के महान राष्ट्रीय संघर्ष में हुई। बड़ा ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर गुणगान किया गया है। तो देखते हैं आगे कौन सा हमारा मोमेंट आता है। यहाँ पर नेक्स्ट जो पहरा है हमारा, ग्रेट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एडी, यानी कि 1857 ईस्वी का महान स्वतंत्रता संघर्ष। इसके विषय में जानते हैं। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स हैज बिकम पैथेटिक ड्यू टू द ऑप्रेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। बताया जा रहा है, अंग्रेजी कंपनी की शोषणकारी भू राजस्व नीतियों से किसान की हालत दयनीय हो गई। वहीं हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से हस्तशिल्पी भी विनाश के कगार पर आ गए थे। फिर एट द सेम टाइम, ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्राफ्टमैन themselves come to the verge of destruction। तो यहाँ क्या बताया है कि इस तरह से जो हमारा लघु उद्योग था, हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, वो अपने विनाश की चरम सीमा पर आ गए थे। ड्यू टू द इंपीरियलिस्ट पॉलिसी ऑफ वेलेस्ली, हेस्टिंग्स एंड डलहौजी, द princes and their subjects started to grow rebellious as the। तो देखते हैं आगे क्या बताया है। As the princely states were snatched away from the native rulers। तो यहाँ बताया गया है कि वेलेस्ली, हेस्टिंग्स और डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों के कारण से देसी शासकों की रियासतें छीन जाने से राजाओं और प्रजा में बेचैनी बढ़ने लगी। तो बेचैनी बढ़ने लगती है उनके बीच में। फिर देखिए आगे बहुत कुछ है जानने के लिए और क्या बताया गया है। तो द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सोल्जर्स इन द आर्मी अराउज्ड देयर एंगर। तो जो भारतीय सेना गठित कर रखी थी अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो वो क्या करते थे, वो अपने अंग्रेज सैनिकों को ऊंचे पद देते थे और जो इंडियन सैनिक होते थे उनको नीचा पद देते थे। अंग्रेज सैनिकों को बहुत सी फैसिलिटीज़ देते थे और इंडियन सैनिकों के साथ ऐसा नहीं होता था। तो यहाँ पर इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भारतीय सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया था। आगे देखिए, द इंडियन पीपल वर हर्ट बाय द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड द रिडिकलिंग ऑफ इंडियन रिलीजन एंड कल्चर। तो यहाँ बताया गया है ईसाई मत के प्रचार से तथा भारतीय धर्म और संस्कृति का उपहास
करने से भारतीय जनमानस आहत हुआ, यानी कि दुखी हुआ, और फिर वो उठ खड़ा हुआ इनके खिलाफ। इंडियन बिकेम पुअर ड्यू टू दी ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारतीय धन के निकास की वजह से जो इंडिया के लोग थे वो और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, इन सब के परिणाम स्वरूप द लिविंग एंड सेल्फ वाइब्रेटिंग नेशन मेड एन एफर्ट, एंड इन 1857 people of all classes, regions, colors and caste organized together in a planned manner to get free from the shackles of British power and fought against British imperialism for a year। तो देखिए बहुत ही बड़े शब्दों में यहाँ पर सब कुछ बताया गया है। इन सब के फलस्वरूप जीवित एवं स्वयं स्फूर्त यानी कि अपने आप ही अचानक देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर उठी भावना ने अंगड़ाई ली और 1857 में अंग्रेजी सत्ता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सभी वर्गों, धर्मों, क्षेत्रों, रंगों और जातियों के लोगों ने मिलकर योजनाबद्ध ढंग से संगठित होकर एक वर्ष तक लगातार अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक यूनिटी के रूप में हमारा देश खड़ा होता है अंग्रेजों के खिलाफ। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। अल्दो द इंडिया डिड नॉट गेट इंडिपेंडेंस, यद्यपि भारत ने आज़ादी तो प्राप्त नहीं की, yet this struggle shook the foundation of British rule in India, लेकिन भारत में अंग्रेजों की नींव हिला दी थी इस स्ट्रगल ने, है ना। तो यहाँ पर नींव को हिलाकर रख दिया था। As a result of which the British adopted the new policy, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने एक नई रणनीति को अपनाया, और वो क्या थी? वो थी डिवाइड एंड रूल। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया। देखिए जब 1857 की क्रांति उनके सामने हुई, जब उन्होंने देखा कि देश के प्रत्येक लोग, प्रत्येक क्षेत्र एक होकर के उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, तो वो दिन जल्द ही नहीं कि यह पूरे देश में फैल जाएगी और जिसकी वजह से अंग्रेजों को भागना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया। किसी राजा को ऊंचे पद दिए तो किसी को नीचे पद दिए, किसी को दूसरे राज्य का लालच दे दिया तो किसी को अन्य बहुमूल्य वस्तु का लालच दिया। तो इस तरह से उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए हमारे देसी राजाओं को आपस में ही लड़वा दिया था। आगे क्या बताया है देखिए। इंडिया एंड मेंटेन्ड their rule and exploitation for the next 90 years। तो इसी तरह से देखिए फूट डालो राज करो की नीति को अपनाने के बाद फिर भारतीयों को आपस में बांटकर अगले 90 वर्ष तक अपने शासन और शोषण को उन्होंने लगातार बनाए रखा। Indians also continued the national struggle by taking inspiration from the great revolutionaries of 1857 AD। तो महान क्रांतिकारियों से प्रेरित होकर के जो इंडियन पीपल्स थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस 1857 की क्रांति को जागृत रखा, इसको कभी ठंडा नहीं होने दिया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, राव तुलाराम, कन्वर सिंह, राजा नाहर सिंह, and did not let the foreign rule breathe a sigh of relief। तो यहाँ बताया गया है कि भारतीयों ने भी 1857 के इस महान क्रांतिकारियों मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, नाना साहेब, राव तुलाराम, कुंवर सिंह और राजा नाहर सिंह से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय संघर्ष को जारी रखा तथा विदेशी शासन को चैन की सांस नहीं लेने दी। तो चैन की सांस उन्होंने अंग्रेजों को कभी भी नहीं लेने दी। नेक्स्ट हमारा स्ट्रगल में क्या आता है देखिए। स्ट्रगल बिटवीन 1857 एडी एंड 19 एडी। तो
यहाँ पर बताया गया है कि 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के बीच में जो स्ट्रगल हुए हैं, जो विरोध हुए हैं, उनके विषय में हम जानेंगे। डिस्पाइट द फेलियर ऑफ द ग्रेट नेशनल रेवोल्यूशन ऑफ 1857, द फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश डिड नॉट स्टॉप, बट इट वाज शेप्ड इन ए मोर विगरस मैनर्स। तो यहाँ क्या बताया गया है, 1857 की क्रांति राष्ट्रीय क्रांति की असफलता के बावजूद स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं थमी, अपितु यह और जोरदार रूप में आरंभ हो गई थी। यानी कि और भी विगरस रूप से ये जो है भड़क उठी। इवन बिटवीन 1857 AD टू 19 AD, फॉरेस्ट dwellers, farmers, religious saints and craftsmen continued the struggle and many movements were organized। तो यहाँ बताया गया है कि 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच वनवासियों, किसानों, धार्मिक संतों और शिल्पकारों ने संघर्ष को जारी रखा तथा कई आंदोलन किए। फिर आगे इसी के तहत अमोंग देम द इंडिगो प्रोटेस्ट ऑफ 1859 AD टू 1861 AD, द कुका मूवमेंट ऑफ 1869 AD टू 1872 AD, फिर उसके बाद बिरसा मुंडाज प्रोटेस्ट ऑफ 1899 AD टू 1900 AD वर प्रोमिनेंट। तो यहाँ क्या बताया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनों के विषय में बताया गया है। इनमें से 1859 ईस्वी से 1861 ईस्वी का नील विरोध हुआ। फिर 1869 ईस्वी से 1872 ईस्वी का क्या होता है, कूका आंदोलन होता है। फिर 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का बिरसा मुंडा विरोध होता है। तो आगे यहाँ पर इनके विषय में डिटेल से हम जानेंगे। ऑल थ्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो, और इन तीनों का वर्णन जो है हम आगे कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इंडिगो अपराइजिंग ऑफ 1859 टू 60 AD। तो यहाँ पर हम नील आंदोलन, नील विद्रोह के विषय में जानेंगे जो 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। तो डी स्टूडेंट, देखते हैं अब हम इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं कि नील विद्रोह क्या था। इंडिगो हैड ए स्पेशल डिमांड इन यूरोप, सो ग्रीडी ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स कमिटेड सर्व एट्रोसिटीज ऑन फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज इन बंगाल एंड फोर्स्ड देम टू कल्टीवेट इंडिगो। तो यहाँ देखिए, नील की यूरोप में विशेष मांग थी, इसलिए लालची ब्रिटिश व्यापारियों और जमींदारों ने बंगाल में किसानों और उनके परिवारों पर घोर अत्याचार किए और उनसे जबरन नील की खेती करवाई गई, जिससे त्रस्त होकर बंगाल के गांव के किसान एकजुट हो जाते हैं। और आगे देखते हैं हम वो क्या करते हैं। द पीजेंट गोट यूनाइटेड and they sounded the trumpet of a vigorous struggle against the Niloho English landlords, also known as the Indigo Rebellion। तो वहाँ के जो किसान हैं वो नीलोह आंदोलन कर उठते हैं, और वो आंदोलन अंग्रेजों के जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड थे, यानी कि जो अंग्रेजों के जमींदार नियुक्त किए गए थे, उनके खिलाफ हुआ था। ए जर्मन प्रीस्ट ऑफ दैट टाइम रोट दैट द peasants of the village formed different groups such as the groups of shareholder, the groups of stone plater या pelters, groups of brick holders, the groups of chain holders, the groups of spear holders, etc। तो यहाँ सबके विषय में बताया गया है कि जो
ये उन्होंने नील विद्रोह किया था, इसका रिप्लाई देते हुए, जिसे नील विद्रोह भी कहा जाता है, तो अंग्रेजों ने उसका रिप्लाई भी दिया। उस समय के एक जर्मन पादरी ने लिखा है कि गांव के किसानों ने अलग अलग समूह, जैसे कि तीर धनुष वालों के समूह, ठेले मारने वालों के समूह, ईंट वालों के समूह, बैल वालों के समूह, थाली वालों के समूह और बलमधारियों का समूह इत्यादि बनाए गए और नील्हे जमींदारों के लठेतों को जमकर मुकाबले का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो अंग्रेजों के द्वारा जमींदार लगाए गए थे, उन जमींदारों के जो लठेत थे, जो गुंडे जिन्हें बोलते हैं, उनको इन ग्रुप्स का सामना बहुत जमकर करना पड़ा। दीज फार्मर्स डिड नॉट हैव एनी लीडर्स। तो यहाँ देखिए, ये जो फार्मर थे, इनके पास कोई भी ऐसा नेता नहीं था। येट दे फॉट टुगेदर अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। फिर भी इनके पास कोई लीडर नहीं था, फिर भी ये एक होकर के बड़े ही उपयुक्त तरीके से, सजे धजे तरीके से जो है अंग्रेजों के जमींदारों से लड़ रहे थे। देयर वाज ए डम एंड ए दुगदुगी। देयर वाज ए ड्रम एंड दुगदुगी, ए स्मॉल ड्रम बोलते हैं इसको, आउटसाइड एवरी विलेज। तो यहाँ क्या बताया गया है, इन किसानों का कोई नेता नहीं था, फिर भी ये लड़ रहे थे और हर गांव के बाहर एक नगाड़ा और डुगडुगी होती थी, वो रखी होती थी। जब भी अंग्रेज आते थे तो गांव वाले उसको बजा देते थे। वैन द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स लठेत स्टिक होल्डर जिसे बोलते हैं, कम टू द विलेज, जब वो गांव आते हैं, द विलेजर्स एंड द सराउंडिंग्स विलेजेस यूज्ड टू गैदर बाय प्लेइंग दीज ड्रम्स एंड डुगडुगीज। तो यहाँ पर देखिए, वो इकट्ठा होने के लिए इन लठेतों का सामना करने के लिए इसको बजाते हैं और गांव के बीचों बीच वो जमा हो जाते हैं। द फीयरनेस ऑफ द इंडिगो रिवॉल्यूशन कैन बी गॉग्ड फ्रॉम द वर्ड ऑफ लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ देखिए क्या बताया गया है, नील विद्रोह की भयंकरता का अंदाजा लॉर्ड कैनिंग के शब्दों में लगाया जा सकता है। लॉर्ड कैनिंग ने बहुत कहा है, आई वॉज वरिड अबाउट द प्रेजेंट रिवॉल्यूशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। तो यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी जो हुए हैं, और कौन थे, कैनिंग, तो वो क्या कहते हैं कि लॉर्ड कैनिंग कहता है कि इस विद्रोह का अंदाजा लगाया जा सकता है कि नील के किसानों के वर्तमान विद्रोह के बारे में प्राय एक सप्ताह तक मुझे इतनी चिंता रही। क्या चिंता रही एक सप्ताह तक? एज मच एज द इंसिडेंट ऑफ दिल्ली द ग्रेट रेवोल्यूशन ऑफ 1857 डिड नॉट बॉदर मी even during the time of 1857. Ultimately the Indigo revolt succeeded and indigo cultivation was stopped. तो क्या कहा है कि इतनी चिंता रही उसको कि जितने दिल्ली की घटना 1857 के महान संग्राम के समय भी नहीं हुई थी। अंततः नील के विद्रोह को सफलता मिली और नील की खेती बंद हो गई। तो ये हमारा नील विद्रोह के विषय में हमने विस्तार से जाना है। अब हम देखेंगे कूका मूवमेंट के विषय में। तो आइए डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं हमारे देश में चले कूका मूवमेंट के विषय में, जानते हैं। बहुत ही जनरल नॉलेज है ये, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, कूका मूवमेंट 1869 टू 72 एडी, 1869 से 72 ईस्वी में ये घटना घटती है। एफर्ट्स टू इस्टेब्लिश आइडल पॉलिटिकल रूल like Guru Gobind Singh in Punjab in the second half of the 19th century
took place under the leadership of Ram Singh Kuka, a disciple of उदासी फकीर named बालक सिंह। तो यहाँ क्या बताया गया है, 1869 से 72 में यह आंदोलन चलता है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध आप समझते हैं जो अंतिम वर्ष होते हैं किसी भी सदी के, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जैसे आदर्श राजनीतिक शासन की स्थापना के प्रयास बालक सिंह नामक उदासी फकीर के शिष्य राम सिंह कूका के नेतृत्व में किया जाता है। तो ऐसा प्रयत्न किया जाता है। राम सिंह केम फ्रॉम ए सिंपल फैमिली। तो राम सिंह जो है वो एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। द सेक्ट फाउंडेड बाय हिम वाज कॉल्ड कूका और नामधारी सिंह सेक्ट। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय कूका अथवा नामधारी सिख संप्रदाय कहलाया। द पीपल ऑफ दिस सेक्ट यूज्ड टू सिंग लाउडली एंड हैंस दे गॉट द नेम कूका। तो यहाँ बताया गया है कि इस संप्रदाय के लोग जोर जोर से कूक मारकर गाते थे, इसलिए इसका नाम कूका पड़ा है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, कूका पड़ा है। द नंबर ऑफ हिज डिसिपल्स इंक्रीज्ड रैपिडली। बड़ी ही तीव्र गति से इसके अनुयायियों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। राम सिंह डिसाइडेड टू अपरूटेड द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म बाय रिवाइविंग द खालसा। तो यहाँ पर खालसा का पुनर्गठन करते हुए राम सिंह ने फैसला किया कि वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकेगा। He divided the whole of Punjab into 22 parts and appointed different officers। वह पहले तो पंजाब को बराबर 22 भागों में बांटता है और वहाँ पर जो है अपने अधिकारी नियुक्त कर देता है। His disciples would get ready at night, gathered, wore simple clothes and straight turban tied ropes around their necks। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसके जो शिष्य हुए हैं वो हमेशा तैयार रहते थे, वो इकट्ठे होते थे, समूह में होते थे। वो क्या पहने होते थे, वो सिंपल कपड़े पहने होते थे, सीधी पगड़ी पहने होते थे और गले में हमेशा रस्सी बांधे होते थे। एंड वॉक्ड विद स्टिक, और डंडा लेकर के वो चलते थे। He launched a tremendous campaign against cow shouter। तो यहाँ बताया गया है एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर उन्होंने कार्य किया है कि गौ हत्या के विरुद्ध उन्होंने जबरदस्त अभियान चलाया था। गौ हत्या के विरुद्ध बहुत ही जबरदस्त उन्होंने अभियान चलाया। He played a major role in destroying the slaughter houses अराउंड द पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ पंजाब। तो क्या बताया गया है कि पंजाब के तीर्थ स्थान जो थे, तीर्थ स्थलों के आसपास मौजूद बूचड़ खानों को नष्ट करने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द फर्स्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ द कूकाज विद द ब्रिटिश टुक प्लेस इन फिरोजपुर इन 1869। तो पंजाब के फिरोजपुर नामक स्थान पर 1869 में जो कूकाज थे उनके और ब्रिटिश के बीच में सबसे पहला विरोध होता है। वहां पर सबसे पहले उनके बीच झड़प होती है। इट्स पर्पज वाज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश पावर। इसका मेन मकसद यही मकसद था कि पूरी तरह से अंग्रेजों को वहां से उखाड़ फेंका जाए। इन 1872 एडी 1872 में द कूका मूवमेंट आल्सो स्प्रेड टू मालोट, पटियाला एंड कोटला। और यहाँ बताया गया 1872 आते आते यह आंदोलन कहाँ तक फैल गया, मालोट, पटियाला और कोटला तक फैल जाता है। द टास्क ऑफ सप्रेसिंग इट वाज गिवन टू डिप्टी कमिश्नर ऑफ लुधियाना कोडन। इसे दबाने का कार्य लुधियाना डिप्टी कमिश्नर कोदान को दिया गया। तो कोदान यहां आते हैं अपना रोल प्ले करने के लिए। तो देखते हैं उसके विषय में। तो देखिए, देयर वर 68 कूका
agitators arrested, in which 65 were men, 2 women and a 12-year-old boy। तो वह आते ही जो है कूका के जो अनुयायी थे, यानी कि आपको पता है जो आंदोलनकारी थे, उनको वो गिरफ्तार करते हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार करते हैं, यहां आपने देखा ही होगा कितने लोग बताए हैं, 68, है ना, 68। और उनमें से 65 पुरुष थे, 2 महिलाएं थी और एक 12 साल का लड़का था। तो कॉर्डन ब्लो अप 49 कुकाज विद ए कैनन। तो यहां बताया गया है कि जो ये कॉर्डन था, ये जो अधिकारी था, ये डिप्टी कमिश्नर था लुधियाना का, इसने आते ही इनको पकड़ा और उनमें से 49 जो कुकाज थे उनको तोप से उड़ा दिया। बड़ा ही भयंकर अधिकारी था भाई। फिर आगे देखिए, पुट द रेस्ट ऑफ डेथ बाय ट्रायल इन कोर्ट। और जो बाकी के बचे हुए थे उनको मौत की सजा दिलाने के लिए मुकदमे चलाए गए। द टेल्स ऑफ बिशन सिंह, बैराम सिंह आर फेमस अमोंग द मार्टियर्स। तो यहां पर बताया गया है कि 49 को तो उसने उड़ा दिया, बाकी पर उसने मृत्यु दंड मुकदमा चला करके मृत्यु दंड दे दिया। और शहीदों में फिर बिशन सिंह थे, बरियाम सिंह के किस्से प्रसिद्ध हैं। राम सिंह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है। तो देखिए, राम सिंह वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू रंगून, और यहाँ देयर ही डाइड इन 1885 एडी। और राम सिंह वहां पर 1885 में मर जाते हैं रंगून में ही। द कुकाज फर्स्ट यूज्ड इंडिजिनस क्लॉथ्स स्पेशली मेड ऑफ थिक कॉटन और खद्दर, trade of the indigenous goods and boycotted the foreign goods as a national weapon। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया बातें हमें पता चल रही हैं और उसके माध्यम से हमारा ज्ञान भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सर्वप्रथम स्वदेशी कपड़े खासकर गाढ़ा और खद्दर पहनकर स्वदेशी वस्तुओं के व्यापार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर उसे राष्ट्रीय अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे भविष्य में राष्ट्रवादियों ने इस्तेमाल करके भारतीय जनमानस में चेतना और जागरूकता उत्पन्न की। तो देखिए, विच, जिस यहां से हमें वो पॉइंट मिलता है, विच वाज लेटर यूज्ड बाय द नेशनलिस्ट टू जनरेट कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अमोंग द इंडियन पब्लिक। जो ये बाइकॉट और जो बहिष्कार का जो हमने जाना है मूवमेंट गांधी जी के द्वारा अपनाया गया। तो देखिए, ये सबसे पहले कुका जो थे उन्होंने इसको प्रयोग में लाए थे, है ना। तो महात्मा गांधी यूज्ड दिस वेपन, इस हथियार का उन्होंने इस्तेमाल किया ऑन ए कंप्रेसिव लेवल एंड कनेक्टेड द कॉमन मैन विद द नेशनल मूवमेंट। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने इसी शस्त्र का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया आम जनमानस को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए। तो कैसा लगा आप लोगों को कूका आंदोलन के विषय में नॉलेज प्राप्त करना। और डियर स्टूडेंट, इन्हीं आंदोलनों में अब हमारा तीसरा जो स्ट्रगल है वो है बिरसा मुंडा। बड़ा ही जबरदस्त फैक्टर है ये, और इसने बहुत ही अच्छी छाप भी छोड़ी है। और इसके विषय में कहीं ना कहीं हमारे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं बिरसा मुंडा मूवमेंट। तो आइए डियर स्टूडेंट, अब जानते हैं बिरसा मुंडा के विषय में। व्हेन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इनफिल्ट्रेटेड द फॉरेस्ट डेवलिंग एरियाज, द ब्रेव पीपल ऑफ इंडिया फेस्ड देम विद देयर ट्रेडिशनल वेपन्स। तो जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने वनवासी क्षेत्रों में घुसपैठ की, तो भारत के वीर वनवासियों ने अपने परंपरागत हथियारों से उनका सामना किया, ये बताया गया है। द मुंडा रिवॉल्यूशन वाज लेड बाय बिरसा मुंडा। तो मुंडा जो रिवॉल्यूशन था, विद्रोह था, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो बिरसा मुंडा थे। एक बहुत ही यंग ये जो है लड़का था। और बिरसा वाज ए मुंडा ए स्मॉल विलेज इन रांची डिस्ट्रिक्ट।
तो देखिए ये भी बताया गया कि मुंडा जो है, बिरसा मुंडा रांची जिले के एक छोटे से गांव चलकद से संबंधित था, वहां से वो निकला था। इनिटियली ही बिकेम ए क्रिश्चियन, तो यहाँ बताया गया है प्रारंभ में, यानी कि सबसे पहले उसने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था क्योंकि बचपन में वो प्रभावित हुआ था इससे। एंड आल्सो टुक सम एजुकेशन इन दी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स, तो थोड़ी बहुत उसने जो है यहाँ पर क्रिश्चियन की यानी कि ईसाई शिक्षा भी प्राप्त की मिशनरी स्कूल्स में जाते हुए, बट डिससेटिस्फाइड विद क्रिश्चियनिटी, लेकिन ईसाइयत से असंतोष होने के कारण ही अगेन बिकेम मुंडा, फिर से मुंडा बन जाता है। The Munda chieftains raised a trumpet of rebellion against the exploitation of British imperialism and the propagation of Christianity। तो यहाँ पर देखिए मुंडा दोबारा से बनने के बाद अंग्रेजी साम्राज्यवाद के शोषण और ईसाइयत के प्रचार के विरुद्ध मुंडा सरदारों ने विरोध का बिगुल बजाया हुआ था। और मुंडा, बिरसा मुंडा नाम जो था, मुंडा एक समुदाय वहाँ जो जाति रहती उसका नाम है और उस व्यक्ति का नाम था बिरसा मुंडा, तो वो उस रिवोल्ट में शामिल हो जाता है। द मुंडाज यूज्ड टू डू कोलेक्टिव फार्मिंग, तो बट दिस ट्रेडिशन वाज ब्रोकन बाय द ब्रिटिश रूल, तो मुंडा जो थे वो ग्रुप में, समूह में रह करके कृषि करना पसंद करते थे और वो करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ इस प्रथा को अंग्रेजों ने तोड़ दिया था। ड्यू टू विच देयर वाज डिसकंटेंट अमोंग द मुंडा फॉरेस्ट डेवलपर्स, तो यहाँ देखिए यही कारण था कि मुंडाओं के बीच में असंतोष का कारण बना। द मुंडा लीडर बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड द इनकारनेशन ऑफ कोशिवर इन 1899 एडी, तो इसी वजह से जो बिरसा था वो मुंडाओं का लीडर था और उसने घोषणा कर दी अपने आप को अवतार कहने की कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, और वो कब किया उसने 1899 ईस्वी में। एंड बिकेम द ट्रम्पेट बॉलर ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, और फिर यहाँ पर क्या बताया है, मुंडा नेता स्वयं को अवतार घोषित करता है और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजा देता है। बॉलर, ट्रम्पेट बॉलर यानी कि संघर्ष का बिगुल बजा देता है। दिस स्ट्रगल सून स्प्रेड टू रांची एंड सिंहभूम एरियाज, शीघ्र ही ये आंदोलन रांची और सिंहभूम क्षेत्र में भी फैल जाता है। द मुंडाज सेक्रेटली प्रैक्टिसाइज्ड अरोज एंड बोज ऑन इफिगीज ऑफ क्वीन विक्टोरिया, तो देखिए यहाँ पर एक और घटना के विषय में बताया गया है। मुंडा अक्सर गुप्त रूप से महारानी विक्टोरिया के पुतले पर अपने धनुष से बाण चलाने का क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं। फिर यहाँ आगे और भी बहुत कुछ हमें पता चलेगा, देखिए क्या बताया गया है। फॉर्मिंग एन एंटी ब्रिटिश एंटी कॉलोनियल मूवमेंट इन इंडिया, तो यहाँ पर अभ्यास करते थे तथा ब्रिटिश राज्य के स्थान पर मुंडा राज्य को स्थापित होता हुआ वो एक नाटक प्ले करते थे यहाँ। एंड वांटिंग टू इस्टेब्लिश मुंडा राज इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश राज, तो जंगल में वो ऐसा नाटक प्ले करते थे और अपने आप को जोश से भर लेते थे। दे अटैक्ड मैनी प्लेसेस, उन्होंने बहुत सी जगह पर आक्रमण किए। ड्यू टू विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज शॉक्ड एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर बिरसा, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भौचक्की रह गई और उसने बिरसा मुंडा की सर्च शुरू कर दी, उसको तलाशना शुरू कर दिया। ऑन फरवरी 3 19 एडी
3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिरसा वाज अरेस्टेड एंड केप्ट इन रांची जेल, और उसे रांची की जेल में रखा जाता है। बिरसा एंड हिज 482 कंपेनियंस वर ट्राइड। तो बिरसा और 482 उसके सहयोगियों पर कोर्ट में केस चलाया जाता है, मुकदमा लड़ा जाता है। ऑन जून 9, 19 एडी, ऑन जून 9, 19 एडी बिरसा डाइड इन जेल फ्रॉम क्लोरिया। तो यहाँ पर देखिए बिरसा जो है वो हेजे से जेल में ही मर जाता है 9 जून 1900 ईस्वी में, है ना। तो हेजे से उसकी मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडाज 3 कंपेनियंस वर अवॉर्डेड ए डेथ सेंटेंस, और बिरसा मुंडा के जो 3 सहयोगी थे उनको सजाए मौत सुनाई जाती है। 44 वर सेंट टू सेलुलर जेल, और जो 44 थे उनको जेल भेज दिया जाता है। कहाँ? अंडमान निकोबार आइलैंड में, है ना। एंड 47 वर अवॉर्डेड इम्प्रिजनमेंट, और जो 47 उसके सहयोगी थे उनको भी कारावास में डाल दिया जाता है। और फिर इसके बाद इन द ट्रायल, और फिर परीक्षण किया गया। परीक्षण में वहां पर एक ट्रायल लिया गया, एक नाटक प्ले किया गया कि किस तरह से जो है बिरसा मुंडा ने ऐसा सब किया होगा। फिर इन द ट्रायल एक परीक्षण के दौरान पता चला कि बिरसाज वाइफ मनकी वाज आल्सो सेंटेंस्ड टू 2 years फॉर assaulting द डिप्टी कमिश्नर्स। तो बिरसा मुंडा की वाइफ मनकी देवी को भी दोषी पाया गया डिप्टी कमिश्नर के ऊपर हमला करने के जुर्म में। द स्ट्रगल वाज क्रश्ड, और स्ट्रगल को जो संघर्ष था उसको कुचल दिया गया। बट बिरसा बिकेम इमोर्टल, और बिरसा अमर हो जाता है। आर्टिकल्स appeared in favor of मुंडा in many newspapers, और फिर अगले ही दिन मुंडा के विषय में बहुत से अखबारों ने छापा, और वो खबर पूरे देश में पहुंचती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी रोट आर्टिकल इन सपोर्ट टू बिरसा मुंडा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बिरसा मुंडा के सपोर्ट में, उसके फेवर में बहुत कुछ लिखते हैं। एंड हीज सपोर्टर्स इन लीडिंग न्यूज़पेपर्स इन कलकत्ता। बताया गया है कि कलकत्ता के प्रमुख समाचार पत्रों में बिरसा मुंडा और उनके समर्थकों के समर्थन में लेख लिखे गए। तो ये जबरदस्त हमारा बिरसा मुंडा के विषय में हमने जाना है। आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम हमारा चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन क्या है। स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ नेशनलिस्ट। तो यहाँ देखिए राष्ट्रवादियों के संघर्ष और आंदोलन के विषय में हम जानते हैं। इसमें लगभग भारतीय मध्यकालीन समय में 10 मूवमेंट जो फेमस हुए हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, उनके विषय में जानेंगे। लेकिन उन सब का तो इसी वीडियो में क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हम इस चैप्टर को 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए हम उन आंदोलन और जो संघर्ष हुए हैं उनकी शुरुआत करते हैं। इन दी 19th century मैनी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स लाइक ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकिशन मिशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सिंह सभा एटसेट्रा। 19वीं सदी में भारतीय धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए कई समाज धर्म सुधार आंदोलन चले, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, सिंह सभा इत्यादि। तो ये सभी सभाएं जो हैं आयोजित की जाती। फिर उसके बाद टू एलिमिनेट द इविल प्रीवेलेंट इन द इंडियन रिलीजियंस एंड सोसाइटी। तो इसके विषय में हम पहले ही बता चुके हैं। भारतीय समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए इनका गठन किया जाता है। These movement instilled in Indians the feelings of self-respect, self-esteem, honor and self-sacrifices, and a sense of pride for their nation. Religions and culture were developed, due to which
द एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल बिकेम वाइडर। तो देखिए क्या क्या बताया गया है यहाँ पर, बड़े ही जबरदस्त तरीके से समझाया गया है। इन आंदोलनों से भारतीयों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, आत्मगौरव एवं आत्म बलिदान की भावनाएं उत्पन्न हुई तथा अपने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व की भावना ने जन्म लिया, जिससे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और भी ज्यादा आगे बढ़ा, है ना। फिर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसके परिणाम स्वरूप नेशनलिस्ट लाइक लाल बाल एंड पाल, तो देखिए ये बड़े ही फेमस हुए हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र, है ना। तो क्रिएट ए ह्यूज वेव ऑफ नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म एंड सेल्फ रूल इन द होल ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्या बताया गया है कि इसके फलस्वरूप लाल बाल पाल जैसे जुझारू राष्ट्रवादियों ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता और देश प्रेम तथा स्वराज्य की एक विशाल लहर उत्पन्न कर दी थी, एक लहर उत्पन्न कर दी थी, है ना। वेव्स आया ना यहाँ पे, वेव। फिर इसके बाद देखिए लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट, और इसी संघर्ष में लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इन द नॉवल आनंद मठ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, तो एक उपन्यास लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जिसका नाम था आनंद मठ। द सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड, और जो वंदे मातरम गीत बनाया गया था वो उसी में ही संकलित है, आनंद मठ में लिखा हुआ है। विच बिकेम एन एंथम ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ रूल अमोंग मिलियंस ऑफ इंडियंस एंड sowed the seeds of revolutionary ideas and struggles in them। तो देखिए क्या बताया गया है, जो ये आनंद मठ नाम का उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, इसमें वंदे मातरम नाम का एक गीत है जिसने भारतीयों में राष्ट्रीयता और स्वराज की भावना को जन्म दिया। इसको गाने से लोग एक सूत्र में बंधे और उनमें क्रांतिकारी विचारों और संघर्षों का बीज उत्पन्न हो गया, यानी कि बोया गया। महर्षि अरबिंदो घोष कॉल्ड इंडिया ए लिविंग कल्चरल एंड स्पिरिचुअल नेशन। तो देखिए यहाँ पर जो महर्षि अरविंद घोष थे उन्होंने भारत को जीता जागता सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्र कहा है ना। फिर द स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन इन बंगाल वाज बॉर्न आउट ऑफ दीज एफर्ट्स। तो देखिए क्या बताया गया, बंगाल में क्रांति की भावना का जन्म इन्हीं के प्रयासों से हुआ। किन के प्रयासों से हुआ? अरविंद घोष के प्रयासों से जो है बंगाल में क्रांति की भावना भड़की थी। द स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ द नेशनलिस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। तो देखिए राष्ट्रवादियों के संघर्ष और आंदोलनों का वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। और अब हमारे आने वाले जो आंदोलन है वो लगभग महत्वपूर्ण 10-12 जो आंदोलन है उनका वर्णन किया जाएगा। और डियर स्टूडेंट, लगातार हम आपको जबरदस्त वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि लाइक कम आ रहे हैं, कमेंट कम आ रहे हैं, तो मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल मिलना चाहिए। और अगर आप सच्चे सिपाही हैं इस देश के और इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करा करें, है ना, जिससे नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है उसमें हम पूरा जो है अपना जोर शोर से उसमें उसको बनाने में लग जाए, है ना। तो आप लोगों के द्वारा ही ये चैनल चल रहा है। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर तो जरूर से जरूर ही करें। तो स्टडी 888 लेकर आएगा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जल्द ही आपके सामने। रहिए तैयार और आप अपनी स्टडी जो स्टूडेंट सेकेंडरी परीक्षा देगा, जो मैट्रिक की परीक्षा देगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, आरटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए भी ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और जो स्टूडेंट विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों से या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनके एग्जाम की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो है। तो दीजिए इसी के साथ ही मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।